हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए। आज अपन पढ़ने वाले अपने आरबीएसई बोर्ड की जो बुक्स चल रही हैं 2019-20 की जो प्रचलित बुक्स हैं उनको अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी क्लास की? क्लास थर्ड को पढ़ेंगे, क्लास फोर्थ को पढ़ेंगे और क्लास फिफ्थ को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ तीनों ही बुक्स को अपन आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सबको आज अपन इसी वीडियो में कवर करेंगे। जो भी विद्यार्थी लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक वीडियो देखते हैं तो मान लीजिए कि आपके यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अपना जो रीट लेवल फर्स्ट है वो अपने क्लास फर्स्ट टू 8 तक का ही पूरा कवर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ईवीएस के सारे जो अपने क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जितने भी अपने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारे यहाँ पर मैं आज आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने 5-6 नंबर पक्के कीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अपने क्लास थर्ड मतलब कक्षा तीसरी जो है उसमें जो अपने 2019 और 20 में जो अपनी प्रचलित पुस्तकें चल रही हैं ईवीएस की, उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी क्लास थर्ड के बारे में। जो अपनी क्लास थर्ड है उसमें ईवीएस के कितने चैप्टर्स दिए हुए पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपनी क्लास थर्ड है उसमें अपने को 18 चैप्टर्स दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 18 चैप्टर्स अपने को दिए हुए हैं। इसमें अपन एक एक चैप्टर को पूरा अपन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में पूरा जो भी इंपॉर्टेंट उसमें नोट्स निकल के आते हैं वो सारे अपन यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना कोई देर किए आज अपन शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास थर्ड का जो पहला चैप्टर है वो। तो देखिए सबसे पहले अपन आरबीएसई क्लास थर्ड को अपन लेके चल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अपने को चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है रिश्ते नाते। फ्रेंड्स इतना तो आप लोगों को पता ही है कि क्लास कौन सी है, थर्ड है। तो थर्ड क्लास है, उसमें कितना मतलब आपको मैटर मिलेगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई हुई है। जितने भी चैप्टर हैं सब कहानी के माध्यम से समझाए हुए हैं। तो वो बच्चों के लिए है। आपके लिए उस पूरे चैप्टर में से 1 या 2 लाइन ही निकल कर आती है, लेकिन वो 1-2 जो लाइन निकल के आती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपन जो अपने काम की चीज़ है उसी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और वही निचोड़ अपन यहाँ पर देखेंगे। पूरा जो पाठ है वो कहानी के माध्यम से है तो वो अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो भी उसकी क्रीम निकल के आती है वो मैं सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो देखिए क्या क्या है। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, यही आप लोगों का काम है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से आप सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखिए अपन क्लास थर्ड का स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास थर्ड में सबसे पहले अपने आता है रिश्ते नाते। रिश्ते नाते बहुत ही जनरल सा टॉपिक है। क्लास थर्ड के बच्चों को रिश्ते नातों के बारे में बताया हुआ है। फ्रेंड्स उनको जनरल सी बातें बताई गई हैं रिश्ते नातों में कि एक घर होता है, एक परिवार होता है, उसमें कौन कौन से रिश्ते अपने होते हैं। जैसे दादा दादी का हो गया, नाना नानी का हो गया, भाई बहन का हो गया, चाचा चाची हो गया, ताऊ ताई हो गया। ये कैसे बनते हैं, कौन सा रिश्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जनरल बताया हुआ है। आपके काम की चीज़ इसमें से निकल के आती है सिर्फ ये। देखिए रिश्ते नातों में अपने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में बताया हुआ है। एक लाइन में बताया हुआ है वहाँ पर कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। तो देखिए उन बच्चों के हिसाब से तो ये बहुत लो स्टैंडर्ड है, लेकिन क्योंकि आपका रीट लेवल फर्स्ट पर परिवार आपका टॉपिक दिया हुआ है और उसमें आपको परिवार के विभिन्न प्रकार आपको टॉपिक में मेन पॉइंट बताया हुआ है, तो उसी में देखिए क्लास थर्ड में ही ये आ गया है। तो कल को अगर क्वेश्चन पुट होगा तो सोचिए क्लास थर्ड से आपका क्वेश्चन पुट होगा परिवार टॉपिक से, जिसमें आपको 2 बताए हुए हैं, एक तो एकल परिवार, दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इतना तो आपको पता ही होगा। एकल परिवार यानी ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। बच्चे भी कौन से? अविवाहित बच्चे। कौन से बच्चे? जिनकी शादी नहीं हुई है। इस पर जरा गौर कीजिएगा, अविवाहित बच्चों का जिक्र हो रहा है। विवाहित बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो फिर वो संयुक्त परिवार माना जाता है। तो एकल परिवार कौन सा हुआ? जिसमें सिर्फ माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, वो परिवार कहलाता है अपना एकल परिवार। और वहीं अपन देख लें कि अपना संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार वो है जिसमें माँ बाप, उनके शादीशुदा बच्चे, उनके भी माँ बाप, वो सब साथ में रहते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं, उसको कहते हैं अपन संयुक्त परिवार। ओके, समझ गए होंगे उम्मीद करती हूँ अच्छे से कि एकल परिवार क्या है और संयुक्त परिवार क्या है। बस ये 2 डेफिनेशंस आपको याद करनी है फर्स्ट चैप्टर में से, आपका काम यहाँ पर बन जाता है। चैप्टर फर्स्ट क्लोज। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन हैं कि अपने जो गाँव होते हैं, गाँव में अधिकतर कौन से परिवार निवास करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपने गाँव होते हैं उनमें अधिकतर आज भी कौन से परिवार निवास करते हैं? संयुक्त परिवार निवास करते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो अच्छे अच्छे जो अपने आदर्श हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो अपने बड़ों से प्राप्त करते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इनसे प्राप्त करते हैं। तो ये 2 जनरल से क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से निकल के आते हैं। ओके, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आप खुश होइए कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बातों बातों में, सिर्फ 2 लाइनों में। ओके,
अब देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है अपना मित्रता। मित्रता में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 लोगों की मित्रता के बारे में बताया हुआ है। कौन कौन सी? पहला है आपके बारे में यहाँ पर महाराणा प्रताप और चेतक के बारे में बताया है। दूसरा है आपका कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया है। और तीसरा आपको बताया गोपाल और कावेरी की मित्रता के बारे में। फ्रेंड्स ये मित्रता होती क्या है? आप सबको पता है फ्रेंडशिप को कहते हैं पर मित्रता। अब मित्रता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि मित्र अपनी जो लाइफ है उसमें क्यों ज़रूरी है, उनका क्या योगदान है अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जनरल सी बातें बच्चों को कहानी के माध्यम से इन तीनों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले बताया हुआ है कि चेतक और प्रताप की मित्रता के बारे में। तो चेतक और प्रताप की मित्रता कैसी थी? तो फ्रेंड्स ये एक स्वामी भक्ति का प्रकार था। चेतक कैसा था? स्वामी भक्त था प्रताप का। तो चेतक और प्रताप की जो मित्रता है वो किस लिए मिसाल बनी हुई है? क्योंकि जो चेतक है वो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही स्वामी भक्त था, तो इनकी स्वामी भक्ति के लिए इनकी मित्रता प्रसिद्ध है। दूसरा है कृष्ण और सुदामा। ये मनुष्य की मित्रता के बारे में बताता है कि अपने भी तो खूब सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो मनुष्य जब मनुष्य के साथ मित्रता करता है तो उसकी मिसाल है अपने कृष्ण और सुदामा। कृष्ण क्या थे? राजा थे, और सुदामा क्या थे? बहुत ही गरीब थे, निर्धन थे। तो इनकी मित्रता को यहाँ पर बताता है जब मनुष्य में मित्रता होती है। फिर तीसरा अपने को गोपाल और कावेरी के बारे में बताया गया है। गोपाल कौन था? गोपाल एक लड़का है, और कावेरी क्या है? कावेरी एक गाय है। तो इसमें मनुष्य और पशुओं के बीच में भी मित्रता होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो मनुष्य पशु के बीच में मित्रता गोपाल कावेरी, मनुष्य के बीच में मित्रता कृष्ण सुदामा, और स्वामी भक्ति की मिसाल जो मित्रता बताई गई है वो अपने चेतक और प्रताप के बारे में बताई गई है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आंसर बीच में ले रही हूँ तो फिर आपका वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी। अपने को वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, अपने को अपना सिलेबस कवर करना है फटाफट। तो देखिए, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया अपने को 3 लोगों की मित्रता के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि चेतक प्रताप, कृष्ण सुदामा, गोपाल कावेरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट जनरल एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बताया हुआ है मित्रता के महत्व के बारे में। ओके, तीसरा चैप्टर आपको दिया हुआ है खेल खेल में। खेल खेल में क्या बता रखा है? तो देखिए आपकी क्लास 3rd है, उसमें आपको कुछ खेलों के नाम बता रखे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थानी शब्दावली भी आपके सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स देखिए ये राजस्थानी शब्दावली कहाँ से निकल के आती है? तो ये ऐसे चैप्टरों से निकल के आती हैं। अब जैसे खेल खेल में है, इसमें आपके राजस्थानी जो खेल हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, उनके नाम दिए हुए हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन पुटअप करके पूछ लेते हैं। देखिए अब जैसे इसमें आपने कितने सारे खेल बता रखे हैं जो राजस्थानी खेल हैं, तो आपसे पूछ ले कि चरभर क्या है, तो फिर आप क्या बताएंगे? तो चरभर क्या है? एक राजस्थानी खेल है, पारंपरिक खेल है चरभर। ओके, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है कि आपको कौन कौन से खेलों के नाम दिए हुए हैं। हर एक नाम को ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये राजस्थानी शब्दावलियों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर खेल खेल में वाले चैप्टर में क्या बताया है कि खेल क्यों खेले जाते हैं। खेल एक तो सामूहिक भावना के लिए खेले जाते हैं कि बच्चों में क्या हो, सामूहिक भावना का विकास हो। इसके अलावा खेल है, खेल खेलने से पहले अपने को क्या शुरू करनी चाहिए? तो अपने को वार्म अप शुरू करनी चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछा है खेल कितने प्रकार के होते हैं, तो खेल अपने को बताया कितने 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों को बताया गया है कि खेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना इंडोर खेल, दूसरा होता है अपना आउटडोर खेल। एक तो खेले जाते हैं अपने इंडोर गेम्स जो अंदर खेले जाते हैं, बंद कमरों में खेले जाते हैं, बंद मकान में खेले जाते हैं, और दूसरा है अपना आउटडोर गेम्स जो अपने बाहर खेले जाते हैं, खुले मैदानों में खेले जाते हैं। तो देखिए कुछ प्रकार अपने बताए गए हैं खेलों के कि कौन कौन से इंडोर गेम्स हैं और कौन कौन से आउटडोर गेम्स हैं। देखिए इंडोर गेम्स में अपने को पहला बताया गया है सीडी। सीडी नहीं फ्रेंड्स, ये सांप सीढ़ी होगा। ओके, यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये होगा अपना सांप सीढ़ी। इंडोर गेम है ना ये। हाँ, तो इंडोर में पहला आपने बता रखा है सांप सीढ़ी, दूसरा है अपना कैरम, तीसरा है अपना ताश, और चौथा है अपना चरभर। पांचों अपने कैरम या चेस ये सब क्या है, ये अपने इंडोर गेम्स हैं। सांप सीढ़ी सबको पता ही होगा, सांप होते हैं, सीढ़ी होते हैं, सब खेलते हैं। उसके बाद में दूसरा है अपने कैरम, कैरम भी आप स्ट्राइक करके खेलते हैं, वो भी सबको पता है इंडोर गेम है। थर्ड है अपना ताश, ताश पत्ते खेलते हैं ना अपन, हाँ तो वो है अपना इंडोर गेम तीसरा। चौथा है अपना चरभर, चरभर जैसा एक चेस होता है ना, अपन चेस खेलते हैं, तो चेस का ही एक प्रकार है चरभर, राजस्थानी में खेला जाता है। ओके, ये सब कहाँ खेले जाते हैं? ये कमरों के अंदर भी खेल सकते हैं, अपने कहीं पर भी बैठकर खेल सकते हैं, इनके लिए बड़े मैदानों की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने छोटी जगह में खेले जा सकते हैं। ये हैं अपने इंडोर गेम्स। सेकंड है अपना आउटडोर गेम्स। आउटडोर मतलब नाम में ही आ रहा है आउट, आउट यानी बाहर। जो गेम्स बाहर खेले जाते हैं, खुले मैदानों में खेले जाते हैं, उनको कहते हैं आउटडोर गेम्स। इसमें अपने को बता रखा है एक तो मारधड़ी।
राजस्थान का पारंपरिक खेल है मारधड़ी, आपने बचपन में खेला होगा। तो फ्रेंड्स मारधड़ी क्या है, एक आउटडोर गेम है। दूसरा है अपना कबड्डी, तीसरा है अपना क्रिकेट। मारधड़ी में फ्रेंड्स जो अपनी कपड़े की गेंद होती है ना, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखने हैं कि अपने कौन कौन से गेम्स के नाम यहाँ पर बताए हुए हैं। और ये चर भर, मारधड़ी, ये सब राजस्थानी शब्दावली में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ से अगर पूछ लें कि मारधड़ी क्या है, चर भर क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये राजस्थान के पारंपरिक खेल हैं। ओके, तो चलिए ये अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर अपन बाद में करेंगे इसकी। ओके, अब देखिए अपना फोर्थ है स्वच्छता की आदत। स्वच्छता की आदत में यहाँ पर फ्रेंड्स एक पोएम के माध्यम से बच्चों को बस जनरल चीज़ें बताई हुई है। इसमें कुछ भी आपको बताने लायक नहीं है कि हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए, हमें शरीर की सफाई क्यों करनी चाहिए, हमें दांतों में ब्रश क्यों करना चाहिए, हमें अपने आसपास कचरा क्यों नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने आसपास सफाई क्यों रखनी चाहिए। तो ये सब जनरल सी बातें हैं जो अपने क्लास 3 पर बच्चों को बताई गई हैं। तो आपको स्वच्छ रहने की हिदायत दी गई है और अपने आसपास सफाई बनाई रखने की भी हिदायत इसमें दी गई है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपना हरी हरी पत्तियाँ। हरी हरी पत्तियों के बारे में क्या बताया गया है, तो देखिए आपको पता है कि अपने जो पेड़ हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, पत्तियाँ भी उसी के अनुसार काफ़ी अलग रंगों की, अलग शेप की, साइज़ की इनकी होती हैं। तो इन हरी हरी पत्तियों के बारे में बताया गया है। ये जो सारी पत्तियाँ हैं ये दिखने में तो हरी होती हैं, लेकिन ये ना तो एक जैसे स्वाद में होती हैं, ना एक जैसे रंग रूप में होती हैं, ना एक जैसी साइज़ की होती हैं। तो सब पत्तियाँ अपने अनुसार अलग अलग तरीके की होती हैं, ये इसमें बताया हुआ है। फिर इसमें आपको बताया हुआ है कि जो पत्तियाँ हैं वो किस समय पर गिरती हैं। कि पतझड़ क्या होता है, तो पतझड़ क्या होता है, ऐसा मौसम जिसमें सारी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, उसको कहते हैं पतझड़। और ऐसा बसंत का मौसम कब आता है, तो बसंत के बारे में बताया हुआ है कि बसंत जब पेड़ों पर नई पत्तियां आती है तो बसंत खिलता है, फूल खिलते हैं उस टाइम पर, यह आपको बताया हुआ है। फिर आपको पत्तियों का अलग अलग रंग, स्वाद, उसके बारे में बताया कि नीम की पत्ती कड़वी होती है, तुलसी की पत्ती खारी होती है। तो इसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि हर एक पत्ती अपने रंग रूप और अपने स्वाद के अनुसार अलग होती है, कोई पत्तियां सेम नहीं होती हैं। फिर आपको पूछा है कि पौधे और जो पेड़ होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, तो आपको पौधों और पेड़ के बारे में बताया कि पौधे कैसे होते हैं, जो छोटे पेड़ होते हैं जिनकी शाख जो होती है वो हरी होती है, लचीली होती है, छोटे होते हैं, उनको कहते हैं अपन पौधे। और जो जिनकी शाखाएं मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, बड़े होते हैं वृक्ष, उनको कहते हैं अपन पेड़ या फिर वृक्ष। ये इनके बारे में आपको अंतर के बारे में बताया कि पौधा और पेड़ में क्या अंतर है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इतनी ही जानकारी इस चैप्टर में आपको दी गई है। ओके, यहाँ तक अपन ने कर ली है अपने 5 चैप्टर पूरे क्लास 3 के। अब अपन देखते हैं अपना चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या कहता है अपने को क्लास 3 का, तो देखिए चैप्टर 6 है अपना देखो जंगल अजब निराला। अपने को जंगल के बारे में जनरल बातें बताई गई हैं। जो बच्चे होते हैं उनको जंगल के बारे में जनरल सी बातें बताई गई हैं कि जंगल में कैसे कैसे जीव जंतु रहते हैं, वो क्या खाते हैं, किस तरीके से उनका निवास स्थान है। तो इसमें आपको बताया शाकाहारी, मांसाहारी, फिर उनका निवास स्थान, जलीय और स्थलीय आवास के बारे में बताया हुआ है। शाकाहारी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, बताइए। तो शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहार का ही ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में, जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास हो गया, पत्तियां हो गई, उन चीज़ों को खाने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी प्राणी। जैसे अपने खरगोश हो गया, हिरण हो गया, जो भी अपने भेड़ बकरियां हो गई, ये कैसे हैं, ये शाकाहारी प्राणी हैं। फिर सेकंड है अपना मांसाहारी प्राणी कौन से होते हैं, तो मांसाहारी आपको पता है ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं अपन मांसाहारी प्राणी। जैसे अपने शेर, चीता, ये सब क्या है, अपने मांसाहारी प्राणी हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाकर सर्वाहारी के बारे में बताया गया कि सर्वाहारी प्राणी कौन से होते हैं, तो सर्वाहारी प्राणी भी आपको पता होगा कौन से होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपने खाने में, अपने भोजन में शाकाहारी प्लस मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते हैं, दोनों का ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं अपन सर्वाहारी प्राणी। वो अपने शाकाहारी भोजन को भी ग्रहण करते हैं और अपने मांसाहारी को भी ग्रहण करते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें मनुष्य आ जाता है, कौवे आ जाते हैं, अपने कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं। ये सब क्या है, ये अपने शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इनको अपन कहते हैं सर्वाहारी प्राणी। ओके, फिर आपको बताया गया है निवास के बारे में कि जंगल के जो जीव जंतु हैं उनका निवास कैसा कैसा होता है। तो जलीय जंतुओं के बारे में बताया, तो जलीय निवास होता है। तो जलीय निवास के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, तो मछली रहते हैं, जो अपने मगरमच्छ रहती हैं, कछुए रहते हैं, ये सब कैसे हैं, ये जलीय प्राणी हैं जो जल के अंदर रहते हैं। फिर सेकंड है अपना स्थलीय आवास। स्थलीय आवास के बारे में बताया कि स्थल
पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो बाकी जो भी अपने जीव जंतु बसते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो स्थल पर ही निवास करते हैं। जैसे अपन मनुष्य की ले लीजिए, और भी अपने जंगली जानवर जितने भी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हाथी घोड़ा चीता ये सब कहाँ रहते हैं, ये स्थल पर रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर स्थल को भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, स्थलीय आवास को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है, तो देखिए पहला आपको बताया गया है यहाँ पर शीत आवास के बारे में। शीत आवास कौन सा होता है, ऐसी जगह जहाँ पर अधिकतर समय क्या रहती है, बर्फ रहती है, ठंड रहती है, उसको कहते हैं अपन शीत आवास। यहाँ पर पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं। दूसरा है आपका शुष्क आवास। शुष्क आवास अपने राजस्थान में पाया जाता है, आपको पता ही है, मरुस्थल जहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, गर्मी अत्यधिक होती है, वो होता है अपना शुष्क आवास। तीसरा है आपका सम आवास। सम आवास कौन सा होता है, ऐसा आवास जहाँ ना तो पानी की कमी है और रहने के लिए एकदम एप्रोप्रिएट तापमान जो होता है उसको कहते हैं सम आवास। इन 3 आवास, ये तीनों आवास किस में आते हैं, ये स्थलीय आवास में आते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, अच्छे से सुनिएगा, तभी आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। बातों बातों में क्लास 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, ये अपन ने अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 6। अपन ने क्लास 3 के 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, इनके क्वेश्चन आंसर्स अपन देखेंगे आगे। अब देखिए चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आओ पानी को समझें। अब ये भी क्लास 3 है, तो पानी को समझने की बात हुई है। क्लास 3 के बच्चों को आप समझ सकते हैं कि कितना पानी के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो अपने जीवन का अमूल्य आधार है और ये ज़िंदगी भर अपने लिए चलने वाला है और ये बड़ी क्लासों तक भी चलेगा, ये वाला जो चैप्टर है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ये अपने क्लास 3 के लेवल के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं बताया हुआ पानी के बारे में, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि पानी जो है वो अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया हुआ है कि अपने को पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अपने घर में तो नल से प्राप्त होता है, और बाकी जो नलों में पानी आता कहाँ से है, तो वो आप सबको पता है, कुओं से आता है, तालाबों से आता है, अपने झीलों से आता है, अपने नहरों से आता है, नदियों से आता है, बरसात से आता है, और अंडरग्राउंड जो वाटर है उनसे। तो ऐसी कई सोर्सेज हैं जहाँ से अपने को पानी प्राप्त होता है और फिर अपने घरों तक वो पहुँचता है। तो ये बच्चों को कहानी के माध्यम से जनरल सी बात बताई हुई है कि अपने को पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। फिर अपने को इंद्रधनुष के बारे में बताया हुआ है कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं और ये कब बनता है। तो आपको पता है, जब अपने बारिश होती है, बारिश के कुछ समय पश्चात जब हल्की सी धूप निकलती है, तो धूप के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, अपने को इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और उसमें सबसे बाहरी तौर पर कौन सा रंग होता है इंद्रधनुष में, तो ये होता है अपने लाल रंग, इसको भूलना मत। सबसे बाहर होता है अपना लाल रंग और सबसे अंदर होता है अपना कैसा, बैंगनी रंग, जिसको अपन वॉयलेट भी कहते हैं। तो ये बातें आपको बताई हुई हैं और ये आपको एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, बहुत जनरल सी बातें हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बाद में आप अफसोस करोगे कि देखिए क्लास 3 का क्वेश्चन हमें नहीं आया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि ये जो अपना इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बाहरी अपने जो रंग होता है वो लाल होता है और जो अंदरूनी रंग होता है वो अपने बैंगनी होता है, वॉयलेट होता है। ओके, ये जनरल सी बात आपको इंद्रधनुष के बारे में इसमें बताई हुई है। और कहाँ से प्राप्त होता है ये मैंने आपको बता दिया, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आपका आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 है आपका जल जीवन का आधार। जल जीवन का आधार, इसमें तो एकदम ही जनरल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दी गई है। आपको बस बताया गया है कि आपको जो पानी है, जो उसको जल है, उसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, आपको उसको संचित करना चाहिए, आपको उसको बचाना चाहिए। बेफालतू का बहता हुआ पानी जहाँ भी देखें उसको रोकने के प्रयास करने चाहिए। आपको जल की महत्ता के बारे में बताया हुआ है बच्चों को कि आपको पानी को कैसे कैसे आप बचा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बताया गया। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि ऊँट कैसा प्राणी है। तो ऊँट आपको पता है, एक तो मरुस्थल में पाया जाता है, रेगिस्तान का जानवर है, और ये क्या करता है, इसकी जो पीठ होती है, पीठ पर एक कुबड़ पाया जाता है। कुबड़ में क्या है, वसा का जमाव होता है, इसके कारण इसको कई दिनों तक प्यास नहीं लगती और ये कई दिनों बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। तो ऊँट क्या है, एक मरुस्थलीय प्राणी है जो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। उसके बारे में आपको जनरल सी बात बताई है। ये कहाँ पाया जाता है, ये अपने रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ऊँट के बारे में बता दिया आपको। फिर एक टाँके के बारे में बताया हुआ है, टाँका क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये अपने कृषि प्रबंधन जो अपना एक टॉपिक दिया हुआ है, अपने रीट लेवल 1st और 2nd दोनों पर हैं। तो टाँके आपको पता होगा, जो अपने राजस्थान है उसमें पारंपरिक तरीका है अपने वर्षा जल को इकट्ठा करके रखने का, उसको कहते हैं अपन टाँके। टाँके क्या होता है, खड्डे बड़े बड़े कर लिए जाते हैं, उनमें जो वर्षा जल होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है आगे भविष्य में संचित करने के लिए। तो उनको कहते हैं टाँके। पूछ सकते हैं टाँके क्या है, तो ये एक पारंपरिक तरीका है जल को संवर्धित करके रखने का। ओके, तो ये अपने जल जीवन का आधार चैप्टर 8 में बस इतना बताया हुआ है, काफ़ी है बच्चों के हिसाब से, क्लास 3 के हिसाब से। अब देखिए चैप्टर
9 जिसमें आता है अपने भोजन में विविधता। देखिए इसमें क्या क्या बता रखा है अपने को, तो इसमें अपने को कुछ जगह अपने राजस्थान की बता रखी है कि कौन सी जगह पर कौन सा भोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने राजस्थान के खान पान के बारे में अपना टॉपिक दिया हुआ है रीट लेवल फर्स्ट पर। तो देखिए ये राजस्थान के खान पान से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आरबीएससी की बुक से ही अपने क्वेश्चन पेपर हैं वो बनने वाले हैं और इन्हीं में से निकल के अपने यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही अपन देख लेंगे अपने आरबीएससी की 2019-20 की बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए अपन पूरा अच्छे से देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अपने को बताया गया है डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर में क्या होता है, तो फ्रेंड डूंगरपुर में सर्वाधिक मक्का बोई जाती है। क्या होती है वहाँ पर, सर्वाधिक मक्का होती है। तो डूंगरपुर में क्या खाते हैं, सर्दियों में वहाँ पर मक्का की रोटी खाते हैं। किसकी रोटी खाते हैं डूंगरपुर में, मक्के की रोटी खाते हैं। कब, सर्दियों में खाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मक्का होती है इसीलिए। फिर सेकंड अपने को जालोर के बारे में बताया हुआ है कि जालोर में क्या खाया जाता है। जालोर में सबसे ज़्यादा क्या होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा। जालोर में सर्वाधिक बाजरा होता है। बाजरे की रोटी इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। और किसके साथ खाते हैं, वो खाते हैं कैर सांगरे की सब्जी के साथ। तो पूछ ले कैर सांगरे की सब्जी और बाजरे की रोटी कहाँ का मुख्य खाद्यान्न है, तो ये है अपने जालोर का, क्योंकि जालोर में बाजरा सर्वाधिक होता है इसीलिए। ओके, तीसरा है अपने सामने गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक क्या होता है, तो आपको पता है गंगानगर में सर्वाधिक गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो इसीलिए वहाँ के लोग गेहूँ की रोटी के साथ में चावल खाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आपके दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी फसल होती है और वहाँ की कौन सी जो मुख्य खाद्यान्न है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये अपने गंगानगर में क्या हो गया, रोटी, गेहूं की रोटी के साथ चावल खाए जाते हैं। फिर लास्ट है अपना कोटा। कोटा में अपने को क्या खाया जाता है, अपने कोटा में गेहूं होते हैं बहुत मात्रा में, तो गेहूं की रोटी खाई जाती है कहाँ पर, कोटा में। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये 4 जगह आपको इसमें बताई हुई थी, तो ये मैंने आपको बता दी। इनको ध्यान रखिएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा अनाज होता है और वहाँ पर कौन सा खाद्यान्न खाया जाता है। ओके, ये अपन ने यहाँ तक कर लिए हैं चैप्टर 9। अपन ने क्लास 3rd के चैप्टर 9 कर लिए हैं और चैप्टर 9 और बच गए हैं। 9 चैप्टर अपन ने कर लिए, 9 चैप्टर और बच गए, उनको भी अपन यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन इनके करेंगे सबके क्वेश्चन आंसर्स एक साथ। तो चलिए आगे के जो चैप्टर्स बचे हैं उनको भी अपन फटाफट देख लेते हैं। आइए चलिए देखिए, आगे है अपना चैप्टर 10 हमारे गौरव। फ्रेंड्स इसमें अपने को 3 गौरवों के बारे में बता रखा है अपने। पहला है अपना नागार्जुन, दूसरा है अपना भगिनी निवेदिता, तीसरा है अपना बिस्सा मुंडा। तो फ्रेंड्स अपना जो रीट लेवल फर्स्ट है उस पर अपने को राजस्थान की गौरव विभूतियों के बारे में अपना एक टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें अपने को यहाँ पर 3 व्यक्तित्व बता रखे हैं और हमारा गौरव 3rd में भी है, 4th में भी है और 5th में भी है। तो जो भी यहाँ पर बताए हुए उनको डिटेल से आपको पढ़ना तो बनता है, क्योंकि यहीं से अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले नागार्जुन के बारे में बता रखा है। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन कौन थे, इन्होंने पारे की भस्म के बारे में बताया था कि पारे की भस्म भी बनती है, तो वो नागार्जुन थे। दूसरा था भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता कौन थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था मार्गरेट नोबेल। ओके, फिर अपना बिस्सा मुंडा के बारे में बता रखा है। बिस्सा मुंडा कौन है, तो बिस्सा मुंडा कौन थे, अपने स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनको सजा दी थी। ओके, इन 3 के बारे में बता रखा है। जब अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना ही जान लेना काफ़ी है अभी कि इन 3 के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये व्यक्तित्व कौन है। ओके, आगे देखिए, आगे है आपका चैप्टर 11 जिसमें अपने कौन सा आता है, अपना त्योहार, पर्व एवं जयंती के बारे में आता है, जिसमें आपको कॉमन से अपने जो त्योहार आते हैं उनके बारे में बता रखा है बच्चों को कि ईद क्या होता है, दिवाली क्या होती है, क्रिसमस क्या होता है, स्वतंत्रता जो अपना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इन सब त्योहारों के बारे में जो 2 जयंतियाँ हैं, एक महावीर जयंती और एक गुरु नानक जयंती, इनके बारे में बता रखा है कि कब मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता होगा कि अपने ईद कब मनाई जाती है, रमजान में मनाई जाती है, दीपावली कब मनाते हैं, अपने कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, महावीर जयंती कब मनती है, ये अपनी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनती है। फिर अपने गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं, अपने स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ये आपको सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। ओके, तो ये अपने को 5-6 यहाँ पर त्योहार बताए हुए हैं। अपन क्वेश्चन आंसर्स में इसका डिस्क्राइब से देखेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना चैप्टर 12 की आओ मेरे घर है। आओ मेरे घर में क्या बता रखा है, तो देखिए इसमें आपको गाडोलिया जो लोहार होते हैं ना, जो गाड़ियों पर रहते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बता रखा है कि गाडोलिया लोहार कहाँ पर रहते हैं। वो गाड़ियों में रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह निवास करते रहते हैं। उनका कोई एक जगह स्पेशल घर नहीं होता है। उनके बारे में बताइए वो कहाँ के निवासी हैं। वो चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी हैं और उनको वहाँ से किसने निकाला था, उनको वहाँ से मुगलों ने निकाल दिया था हमला करके। तो फ्रेंड्स गाडोलिया लोहारों ने किसका साथ दिया था, महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर नेक्स्ट है अपना चैप्टर 13 जो कौन सा है, मेरा घर और उनका
का घर। इसमें फ्रेंड्स आपको घरों के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि गाँव के घर कैसे होते हैं और शहरों के घर कैसे होते हैं। तो आपको पता होगा कि गाँव के घर कैसे होते हैं, खुले होते हैं, उनमें चौक होते हैं, और शहरों के घर कैसे होते हैं, वो बहुमंजिली होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं, तो उसके बारे में बताया कि गाँव में तो खुली जगह होती है, बड़ी जगह होती है, और शहर जो होते हैं उनमें क्या होता है, जगह की कमी होती है। इसीलिए वहाँ के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुमंजिला होते हैं, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। तो इसके बारे में आपको बता रहा है कि शहर और गाँव के घरों में क्या अंतर होता है। जनरल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर है अपना चैप्टर 14। चैप्टर 14 है अपना आओ नक्शा बनाएं। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको यहाँ पर दिशाओं के ज्ञान के लिए ये बच्चों को दिया गया है ये चैप्टर। इसमें आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं के बारे में बताया गया है, सूरज कौन सी दिशा से उगता है, उनका ज्ञान कराने के लिए बच्चों को आओ नक्शा बनाए चैप्टर यहाँ पर ऐड किया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपना चैप्टर 15, इसमें है अपना रूप बदलती मिट्टी। इसमें आपको मिट्टी के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया गया है कि मिट्टी से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मिट्टी से आप विभिन्न प्रकार के खिलौने बना सकते हैं, मटके सुराही बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम ईजी सा टॉपिक है। फिर है चैप्टर 16 अलग अलग सबके काम। इसमें भी आपको जनरल सी बातें बताई हैं। लुहार क्या करते हैं, वो लोहे के औजार बनाते हैं। कारीगर क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। खाती क्या होता है, जो अपनी लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं उनको कहते हैं खाती। और परिवार का क्या काम है, आपको अच्छे आदर्श देना, अच्छे संस्कार देना, ये है परिवार का काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबके अलग अलग काम है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनरल सी बातें हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका चैप्टर 17 जो है अपना यातायात के साधन। यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आपको पता है जल थल और वायु तीनों में अपने यातायात चलता है। तो उसमें कौन कौन से साधन आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता है कि अपने जल पर कौन से यातायात के साधन चलते हैं, थल में कौन से चलते हैं और वायु में कौन से चलते हैं। तो फ्रेंड्स उनके बारे में जनरल से आपको बताया गया है कि जो अपना जल होता है उस पर अपने नावें वगैरह चलती है, जहाज चलती है बड़ी बड़ी। वायु में अपने हवाई जहाज चलती हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं। और अपने जो सड़क होती है उस पर तो आपको पता ही है अपने यातायात के सैकड़ों साधन चलते हैं। ओके, ये जनरल सी बातें बच्चों को बताई हुई है यातायात के साधनों के बारे में। फिर है अपना चैप्टर 18 जिसमें अपने को संचार के साधनों के बारे में बताया हुआ है। संचार के साधनों के बारे में बता रखा है कि इसमें अपने पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, इसके विभिन्न तरीके के माध्यम है जिससे अपन एक दूसरे से संचार करते हैं या फिर बातचीत करते हैं। तो उनके बारे में आपको बच्चों को बताया गया है कि कौन कौन से माध्यम है जिनके थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। ओके, जनरल सी चीज़ें थी, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन करते हैं अपने क्लास 3 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आपको लिख लिख के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, और अपने को वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार कर रखे हैं अपने क्वेश्चन आंसर के चैप्टर वाइज। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आपका काम है सिर्फ सुनना। आप सिर्फ उसको ध्यान से सुनिएगा और अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट था अपना रिश्ते नाते। उसमें अपने 2 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है बच्चों को अच्छे संस्कार किनसे मिलते हैं, तो वो आपको पता है दादा दादी, नाना नानी, जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे मिलते हैं। सेकंड है गाँव में अधिकांश परिवार किस रूप में रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, ये भी अपन ने देखा था। फिर ये 2 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर फर्स्ट से। अब चैप्टर सेकंड अपन लेते हैं, जो कौन सा था, वो अपना मित्रता था। मित्रता में 3 लोगों की मित्रता बताई हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो उसमें 2 अपने इंपॉर्टेंट थे, एक तो प्रताप और एक चेतक, दूसरा अपना कृष्ण और सुदामा। तो अपन उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो सुनिए, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं आपको ये स्क्रीन पर भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये रफ काम किया हुआ है। इसीलिए बस आप लोगों को बता दूं, आप अपने ध्यान से सुनिए और अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। तो देखिए, भगवान कृष्ण का मित्र कौन था, मैंने आपको बताया था कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। तो भगवान कृष्ण का मित्र था सुदामा। सेकंड है अपना पुराने समय में विद्यालय ना होकर क्या होते थे, तो पुराने समय में विद्यालय ना होकर आश्रम होते थे। फिर श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में पढ़ते थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके आश्रम में पढ़ते थे, तो ये पढ़ते थे अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। फिर अपना श्री कृष्ण कहाँ के राजकुमार थे, तो ये अपने मथुरा के राजकुमार थे, अपने को पता है। श्री कृष्ण द्वारिका जाकर क्या कहलाए, तो वहाँ जाकर ये द्वारकाधीश कहलाए। फिर आता है अपने महाराणा प्रताप और चेतक के बारे में, कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था, तो वो थे अपने चेतक। फिर किसे बचाने के लिए चेतक ने अपने प्राण गंवा दिए थे, तो महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे चेतक ने। फिर किस युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, तो ये किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि चेतक एक्सप्रेस कहाँ तक चलती है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, चेतक एक्सप्रेस कहाँ चलती है, उदयपुर से दिल्ली तक चलती है। कहाँ चलती है, उदयपुर से दिल्ली तक चलती है। ओके, फिर है चेतक को क्यों याद किया जाता है, तो चेतक को क्यों याद किया जाता है, उसकी स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। ओके, अब देखिए चैप्टर 3 अपन खेल खेल में शुरू करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन। पहला है खेल से पहले कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, तो खेल से पहले अपने को पता है वार्म अप किया जाता है। सेकंड है खेल किस प्रकार की भावना का विकास करते हैं, तो ये अपने सहयोग की भावना का विकास करते हैं, सबको पता है। खेलों से क्या स्वस्थ रहता है, तो खेलों से मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। ओके, अब आता है अपना चैप्टर 4 स्वच्छता की आदत,
जिसमें अपने को क्या क्या दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि दांत साफ करने के लिए क्या किया जाता है, तो पता है कि क्या करते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। फिर पूछा गया है कि हाथ कैसे धोने चाहिए, तो हाथ अपने को साबुन से धोना चाहिए। फिर है दातुन के लिए किस पेड़ की टहनी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए किसका किया जाता है, नीम का और बबूल का, दोनों टहनियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है नाखून की जो गंदगी होती है वो किस माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है, तो वो खाने के माध्यम से, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। फिर आगे है क्वेश्चन कि कचरे को सदैव कहाँ डालना चाहिए, तो कचरे को सदैव कूड़ेदान में डालना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था कौन करता है, तो ये करते हैं अपने ग्राम पंचायत। फिर है अपने ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, तो ये है अपने वार्ड पंच जो होते हैं ना, वो होते हैं अपने ग्राम पंचायत के सदस्य। फिर है शहरी निकाय के प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं, गांव के तो सरपंच और वार्ड पंच कहलाते हैं, तो शहर के क्या कहलाएंगे, वो पार्षद कहलाएंगे। अब देखिए, अब अपना चैप्टर 5 जिसमें है हरी हरी पत्तियां, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां कैसी होकर नीचे गिर जाती हैं, तो बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। ओके, फिर है अपना वर्षा ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पतझड़ कहा जाता है। अपने को पता है, अभी पतझड़ लगा था थोड़े दिनों पहले, हाँ, तो वो होता है पतझड़। फिर जिसका तना छोटा, पतला एवं कोमल होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, उसे पौधा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अपना चैप्टर 6। चैप्टर 6 है अपना देखो जंगल अजब निराला। इसमें देखिए क्या क्या है क्वेश्चन। पहला है जो जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे अपन कौन सा जंतु कहते हैं, उसे कहते हैं शाकाहारी जंतु। इसके उल्टा जो सिर्फ मांसाहार पर अपना भोजन निर्वाह करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन मांसाहारी जंतु। फिर ऐसा जंतु जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों ग्रहण करता है उसे कहते हैं अपन सर्वाहारी जंतु। फिर है जहाँ पर आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उस आवास को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अपन जलीय आवास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ बर्फ हो तथा सर्दी अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं शीत आवास। नेक्स्ट है अपना जहाँ जल की कमी हो ऐसा आवास उसे को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन शुष्क आवास। फिर लास्ट है अपना कि जिस वातावरण में पर्याप्त मात्रा में जल हो एवं अनुकूल ताप हो तो ऐसे आवास को क्या कहते हैं, तो ऐसे आवास को अपन कहते हैं सम आवास। ओके, ये अपना हो गया चैप्टर 6 कंप्लीट यहाँ पर। अब देखते हैं अपना चैप्टर 7। चैप्टर 7 है अपना आओ पानी को समझें। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो देखिए सबसे पहला है कि पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो अपने को पता है उबालकर, छानकर और फिल्टर द्वारा अपन पानी को शुद्ध कर सकते हैं। फिर अपना क्वेश्चन इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, लाल होता है। और सबसे अंदर कौन सा होता है, तो वो होता है अपना बैंगनी। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है अपना चैप्टर 8 जल ही जीवन का आधार। इसमें क्वेश्चन आते हैं पहला कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, जनरल सा क्वेश्चन है, किसको कहते हैं, ऊँट को कहते हैं। फिर है ऊँट के किस भाग में पानी की थैली होती है, तो उसका जो कुबड़ होता है उसमें अपने पानी की थैली होती है। फिर रेगिस्तान में कौन अधिक दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो ऊँट रह सकता है, अपने को पता है। फिर है भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग फसलें होने का क्या कारण है, तो वो जलवायु है। ओके, फिर आगे देखिए, आगे है अपना चैप्टर 9। इसमें आता है अपना भोजन बनाना या फिर भोजन में विविधता। इसमें है अपना पहला क्वेश्चन कि सूर्य की रोशनी किस चूल्हे में ईंधन का काम करती है, तो अपने को पता है सोलर कुकर जो होता है उसमें अपने सूर्य की रोशनी क्या करती है, ईंधन का काम करती है ना। सेकेंड है अपना विद्युत का उपयोग किस चूल्हे के लिए होता है, तो अपने हीटर होते हैं उसमें अपने विद्युत का उपयोग होता है। फिर अपना खाना बनाने और परोसने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बर्तनों की आवश्यकता होती है खाना बनाने और परोसने के लिए। फिर देखिए अपना चैप्टर 10। अब यहाँ से अपन शुरू कर लेते हैं चैप्टर 10। ये क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन आपको पूरा पाठ कवर करवा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है कि नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से था। नागार्जुन कौन थे, रसायन शास्त्री थे, तो रसायन शास्त्र से था उनका संबंध। सेकेंड है नागार्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था बालुका गाँव छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ, बालुका गाँव छत्तीसगढ़। फिर है नागार्जुन ने किस ग्रंथ की रचना करी, तो इन्होंने रस हृदय की रचना करी थी। किसकी करी थी, रस हृदय की रचना करी थी, याद रखिएगा। फिर है नागार्जुन का दर्शन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इनका दर्शन जो है वो शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर है बौद्ध महायान के किस सिद्धांत को नागार्जुन ने प्रारंभ किया, तो बौद्ध महायान के माध्यमिका सिद्धांत को है नागार्जुन ने प्रारंभ किया था। कौन से सिद्धांत को, माध्यमिका सिद्धांत को नागार्जुन ने प्रारंभ किया। फिर है नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है, कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। फिर है सर्वप्रथम विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किसने किया था, तो ये अपने किया था जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बसु, जगदीश चंद्र बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना किसने की? तो इसकी भी किसने करी थी? जगदीश चंद्र बसु ने ही बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगिनी निवेदिता कहाँ की निवासी थी? तो ये अपने इंग्लैंड की निवासी थी। फिर है अपने भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? मैंने आपको बताया था मार्गरेट नोबेल उनका मूल नाम था। नेक्स्ट है अपना कि भगिनी निवेदिता ने किसे अपना गुरु बनाया था? तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बनाया था। फिर है भगिनी निवेदिता को किसने लोक माता कहा था? तो इनको रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने क्या कहा था? लोक माता कहा था भगिनी निवेदिता को। नेक्स्ट है अपना महात्मा गांधी पर किनके संस्कारों का प्रभाव पड़ा था? तो उनकी जो माता थी उनका संस्कारों का प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी पर। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया? तो गोरे कालों का भेद मिटाया था। फिर है गांधी जी ने किसे अपना शस्त्र बनाया? तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया था। गांधी जी किस प्रकार के स्वराज की स्थापना करना चाहते थे? तो गांधी जी है वो ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा बचपन में किस कला में माहिर थे? तो ये बांसुरी वादन में माहिर थे। किसमें? बांसुरी वादन में माहिर थे। फिर शिक्षा ग्रहण के बाद बिरसा मुंडा किसके संपर्क में आए थे? तो ये आनंद पांडे के संपर्क में आए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके संपर्क में आए थे? आनंद पांडे के संपर्क में आए थे। फिर है अगला कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर किसका आरोप लगाकर जेल भेजा? तो बिरसा मुंडा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उनको जेल भेजा था। ओके, ये अपने हो गए हैं चैप्टर 10 यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन देखते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 है अपना त्योहार, पर्व व जयंती। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? सबको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। दूसरा है अपना कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है? तो ये भी पता होगा कि लाल किले पर किया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर, और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति करते हैं लाल किले पर, और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले पर ध्वजारोहण। ओके, आगे देखिए दीपावली कब मनाते हैं? तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम कितने वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? तो ये सबको पता होगा, 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे। दीपावली के दिन मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? तो अपनी लक्ष्मी माता है उनकी पूजा की जाती है। मुसलमान किस महीने में रोजा रखते हैं? तो वो रमजान में रखते हैं रोजा। फिर रमजान महीने के अंतिम दिन चांद दिखाई देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ईद कहा जाता है। मुस्लिम ईद के दिन क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं। फिर ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वो अपने क्रिसमस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये अपने बताया चैत्र मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है महावीर जयंती। फिर महावीर स्वामी जैन तीर्थ के कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी जैन तीर्थ के 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थकर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? ये कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिख समुदाय के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, वो अपने सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। फिर गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में कौन सा प्रसाद बांटते हैं? तो जो कड़ा प्रसाद होता है, कड़ा प्रसाद, वो बांटा जाता है गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में। फिर है पाबू जी के गान क्या कहलाते हैं? तो पाबू जी के गान पावड़े कहलाते हैं। अगला है तेजाजी ने किसकी गाय की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए थे? तो लाछा गुजरी की गाय की रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 12 जो है आओ मेरे घर। इसमें क्या अपने को बताया गया है? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि गाडोलिया लोहारों का संबंध किस स्थान से था? मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ से उनका संबंध था। फिर किनके हमले से गाडोलिया लोहार विस्थापित हो गए थे? मुगलों के हमलों से वो वहां से विस्थापित हो गए थे। आगे है गोडालिया लोहारों ने किनके साथ मिलकर मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्रण लिए? तो ये महाराणा प्रताप के साथ मिलकर उन्होंने मेवाड़ की जो भूमि है उस पर प्रण लिया था। नेक्स्ट है अपना शहरों में ऊंची इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? ये तो जगह कम होने के कारण बनाई जाती हैं। ये मेरा घर और उनका घर चालू हो गया है। फिर वे जंतु जिन्हें हम पालते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पालतू जंतु कहलाते हैं। फिर अगला चैप्टर है 14 आओ नक्शा बनाएं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, बस दिशाओं के ज्ञान के बारे में बताया हुआ है कि किस हाथ को आप सीधा अथवा जेमड़ा हाथ कहते हैं? तो ये अपन दाएं हाथ को कहते हैं। और किस हाथ को आप उल्टा अथवा डावा हाथ कहते हैं? तो ये अपने बाएं हाथ को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना चैप्टर 15 रूप बदलती मिट्टी। इसमें पहला क्वेश्चन है देखिए कि बर्तन या खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ये अपने चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। फिर है बर्तन बनाने के लिए जिस गोल पहिए का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको चाक कहते हैं। चाक पर ही तो मिट्टी रखकर उसको घुमाते हुए बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के। हाँ, नेक्स्ट है अपना चैप्टर 16 अलग अलग सबके काम। इसमें क्या है? तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? अपने को पता है, खाती कहते हैं या फिर कारपेंटर कहते हैं। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है। मकान बनाने वाला मिस्त्री या फिर कारीगर कहलाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपने बच्चों को सामान्यतः कितने घंटे सोना चाहिए? तो 8 घंटे सोना चाहिए। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? तो ये अपने शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो बनाया है, RTE एक्ट।
फिर नेक्स्ट है अपना चैप्टर 17 यातायात के साधन। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि सड़क पर हमेशा किस तरफ चलना चाहिए, तो हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा है चौराहे पर सड़क पार करने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो अपने जेब्रा लाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आविष्कार के बाद यातायात के साधनों का प्रयोग शुरू हुआ, तो पहिए के आविष्कार के बाद में अपने यातायात के साधनों का प्रयोग शुरू हुआ। फिर अपना लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 18 संचार के साधन। तो इसमें क्या आता है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो साधन सूचना व समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अपने संचार के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्राचीन समय में किसका प्रयोग संचार के साधन के रूप में करते थे, जो ढोल नगाड़े हैं उनको बजाकर संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। फिर है प्राचीन समय में संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम कौन करता था, तो हरकारे जो होते थे वो प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को लाने ले जाने का काम करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपनी क्लास 3 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। अपने क्लास 3 पूरी कंप्लीट कर ली है। अब अपनी बारी आती है क्लास 4 की। तो चलिए क्लास 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 4 का पहला चैप्टर कौन सा है, आइए देखते हैं। देखिए अब अपने सामने है क्लास 4। क्लास 4 में अपने हैं कुल टोटल कितने 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर में 11 चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं, बाकी 11 भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर के बारे में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो सारा अपन यहाँ पर डिटेल से देखेंगे, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन देखेंगे। फ्रेंड्स वैसे तो क्लास 4 में जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ भी नया आउटकम निकल के नहीं आता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अपने दिया हुआ है सिलेबस में। तो देखिए सबसे पहला अपना दिया हुआ है चैप्टर फर्स्ट बचपन की यादें। फ्रेंड्स ये एक कहानी के माध्यम से बच्चों को बस उनकी बचपन की यादों को ताज़ा करा के बताया गया है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें दिया हुआ है। बस बताया हुआ है कि बच्चे गर्मियों छुट्टियों में जाते हैं अपने नानी के, कोई दादी के आता है और वहाँ पर वो क्या क्या करते हैं, वो पुराने एल्बम वगैरह देखते हैं, गर्मियों में आम खाते हैं, मतलब बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड है अपना अरणी का परिवार। अरणी नाम की एक लड़की को पात्र बनाकर कहानी के माध्यम से परिवार की महत्ता के बारे में बताया गया है। परिवार कैसे होते हैं, परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका परिवार टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको एकल और संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है। तो अरणी का परिवार जो है उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही बताया हुआ है कि अरणी जो है वो एक संयुक्त परिवार में रहती है, जिसमें उसके चाचा दादा दादी सब साथ में रहते हैं और उन सब की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो ये अरणी के परिवार के बारे में बताया गया है कहानी के माध्यम से कि परिवार कैसा होता है और उसमें हर एक जो परिवार का जो सदस्य है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक स्टोरी सी बताई हुई है आपको। नेक्स्ट है कैसे जानूं मैं, थोड़ा जनरल सा टॉपिक है। इसमें आपको बताया कि कोई भी चीज़ को आप कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं कि वो चीज़ कैसी है। तो इसमें भी जनरल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जनरल है कि आप कोई चीज़ को छू कर या तो पहचानते हैं, या फिर उसको सूंघ कर पहचानते हैं, या फिर उसको चख कर पहचानते हैं, या फिर उसको देख कर पहचानते हैं। तो जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा आप किसी भी चीज़ को आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, ठंडी है, गर्म है, कड़वी है, मीठी है, कैसी भी चीज़ है उसको आप कैसे जान सकते हैं। तो उसको आप सूंघ कर, चख कर, देख कर, सुनकर, इन सब के माध्यम से आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा जान सकते हैं। इजी सी एकदम जनरल सी बातें हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आपके खेल की स्कूल में होती हैं। उसके अलावा आपको बताया गया कि खेल की प्रतियोगिताएं क्यों करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे परस्पर जो सहयोग की भावना है उसका विकास होता है और आपका मन मस्तिष्क सही रहता है खेलों से। इसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा आपको 3 खेलों के बारे में इसमें बता रखा है, खो खो, कबड्डी और एक अपना क्रिकेट। इन 3 चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बता रखा। बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इन 3 खेल प्रतियोगिताएं के बारे में बता रखा है जो आपकी स्कूल में होती होंगी और आप उनमें भाग लेते होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपना फूल ही फूल। फूल ही फूल के चैप्टर में आपको क्या बता रखा है, तो फ्रेंड्स इसमें अपने विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं फूलों के, उनके बारे में बताया कि जो फूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फूलों में विभिन्न प्रकार की खुशबू होती है, रंग होता है, उनका रूप होता है। फूल जो है वो आगे चलकर क्या फल बनाते हैं और फूल जो है वो अपने किस किस काम में यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में जनरल सी बातें बता रखी हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5 चैप्टर एकदम जनरल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर 6 पेड़ पौधों की देखभाल। तो इसमें भी एकदम जनरल सी बातें बताई गई कि अपने जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए क्यों जरूरी हैं, अपने किस काम के हैं, अपने को उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए, अपने कोई भी पेड़ को बिना वजह हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये अपने जीवन का आधार है। तो इसके बारे में भी एकदम जनरल चीज़ें बताई गई हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है अपना कान खोले राज।
कान खोले राज में 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं, बस ज़्यादा नहीं बता रखा है। इसमें सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो अपने कान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सुनने के लिए काम में आते हैं, सुनने के प्रयोग में आते हैं अपने कान। और कानों के द्वारा अपन कैसे पता कर सकते हैं कौन सा जंतु है वो अपने अंडे देने वाला है, कौन सा है वो जीव जंतु को बच्चा पैदा करने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें जनरल सी 2 लाइनें बताई हुई हैं कि जिन जंतुओं के कान बाहर होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं क्योंकि इनके कान कहाँ होते हैं, इनके कान बाहर होते हैं और इसीलिए इनके शरीर पर भी बाल पाए जाते हैं। सेकेंड आपको बता रखा है कि जिन पशु पक्षियों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाए, जैसे अपने छिपकली आ गई, अपने पक्षी आ गए, अपने क्रोकोडाइल वगैरह, ये जितने भी आ गए ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। ये 2 लाइनें तो आपको इसके बारे में बताई हुई है कि आप कैसे कानों के हिसाब से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राणी है वो बच्चे देगा और कौन सा अंडे देगा। बस ये 2 चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपना जंगल की बातें। जंगल की बातें फ्रेंड्स एक कविता है। कविता के माध्यम से आपको जंगली जानवरों के बारे में बता रखा है कि जो बंदर है वो पेड़ पर रहते हैं, पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं, शेर है वो ज़मीन पर रहते हैं, हिरन है वो घास खाते हैं। इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। जंगल की बातें जनरल सी चीज़ें हैं। फिर है अपना चैप्टर 9 जिसमें है पानी रे तेरी अजब कहानी। तो पानी रे तेरी अजब कहानी में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, एकदम जनरल सी बातें दी गई हैं कि जो पानी होता है वो कैसा होता है। तो पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। पानी का खुद का कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। आप उसके अंदर जो मिलाओगे वो वैसा ही बन जाता है, उसी रंग का बन जाता है, उसी स्वाद का बन जाता है। तो ये एक बस जनरल सी बात बता रखी, पानी में खुद में कोई रंग, स्वाद और गंध नहीं होती है। बस ये एक लाइन इस पूरे चैप्टर में बता रखी है आपको पानी के बारे में। नेक्स्ट है अपना चैप्टर 10 पानी और हम। इसमें क्या बता रखा है, तो फ्रेंड्स ये भी जनरल एकदम चैप्टर है। इसमें आपको पानी के जो इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में उसके बारे में बता रखा है कि अपने प्रतिदिन पानी की आवश्यकता क्यों होती है, अपन पानी से कौन कौन से कार्य करते हैं, बिना पानी के अपने जीवन में क्या होगा और पानी अपने को एक दिन में अपने को कितनी अमाउंट में अपनी जो पानी है उसको लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने को पानी और अपने बारे में बता रखी हैं। बहुत ही जनरल सा चैप्टर है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपना अच्छा खाना मिलकर खाना। इसमें थोड़ा सा आपको बताया गया है, विभिन्न प्रांतों के खाने के बारे में बताया गया है कि अपने को हमेशा साफ स्वच्छ खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना कहाँ पर खाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जनरल से आपको बात बताई गई है कि गोट क्या होता है। तो फ्रेंड्स गोट क्या होता है, गोट अपन सामूहिक जो भोज होता है ना, अपना सामूहिक भोज या भंडारा कह लो, उसको कहते हैं अपने गोट। इसको याद रखिएगा, राजस्थानी शब्दावली में पूछ सकते हैं कि गोट किसको कहते हैं। तो सामूहिक भोज जो होता है, भंडारा होता है, उसको कहते हैं अपने गोट। फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको बताया गया है कि जो अपनी हरियाली अमावस्या है उसमें जो अपने मेवाड़ है वहाँ पर क्या खाया जाता है, मारवाड़ है वहाँ पर क्या खाया जाता है और अपने जयपुर है उसमें क्या खाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताया रखें जयपुर में जो अपनी श्रावण तीज होती है उस पर क्या खाया जाता है। जयपुर में अपने श्रावण तीज पर खाए जाते हैं अपने जो मेवा वाले जो घेवर होते हैं वो खाए जाते हैं अपने। इसके अलावा अपने मेवाड़ में क्या खाया जाता है, मेवाड़ में अपने हरियाली अमावस्या पर खाए जाते हैं मालपुए और मारवाड़ में अपने हरियाली अमावस्या पर क्या खाया जाता है, तो वो खाया जाता है खींच। तो ये अपने विभिन्न प्रांतों में खाई जाने वाली 3-4 डिशेज के नाम बताए गए हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ खाई जाती है। तो फ्रेंड्स इनको याद रखिएगा कि मेवाड़ में मालपुए, मारवाड़ में खींच और अपने जयपुर में श्रावण तीज पर अपने मेवे वाले घेवर खाए जाते हैं। इसके अलावा अपने को बताया गया कि अपने ईद पर क्या खाया जाता है। तो ईद पर सबको पता है अपने मीठी सेवइयाँ खाई जाती हैं। जो अपने स्वतंत्रता दिवस होता है और अपना गणतंत्र दिवस होता है उस पर स्कूल में क्या बंटते हैं, लड्डू बंटते हैं। तो सब क्या खाते हैं, लड्डू खाते हैं। गणगौर पर क्या खाते हैं, तो गणगौर पर अपने घेवर खाते हैं और अपने बासुड़े पर क्या खाते हैं, अपने गुलगुले खाते हैं। ऐसे विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है अलग अलग अवसरों पर, इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो अपना हो जाते हैं चैप्टर 11 खत्म। ये अपने 4-5 जगहों के बारे में बताया गया था कि वहाँ पर कौन कौन से अवसर पर कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। ये अपने चैप्टर 11 यहाँ पर खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं अपने आगे के जो चैप्टर बच रखे हैं उनके आगे है अपने चैप्टर 12। चैप्टर 12 कौन सा है, तो ये है अपने चोंच और पंजे। चोंच और पंजे के बारे में बताया गया है। इसमें आपको 3 चिड़ियों के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। पहला तो है अपना हुदहुद, दूसरा है अपने बयां और तीसरा है अपने गोडावण। फ्रेंड्स गोडावण तो अपना राज्य पक्षी है, तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इसके बारे में सब कुछ आपको जानना जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए 3 चिड़ियों के बारे में बताया गया है। पहला मैंने आपको बताया हुदहुद जो कैसा होता है, बादामी रंग का होता है और फ्रेंड्स ये कहाँ पर अपने खेतों में पाया जाता है और खेती के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वहाँ के जो नुकसानदायक जितने भी कीड़े जीव जंतु होते हैं उनको ये क्या करता है, खाता है। ये तो था अपना हुदहुद। दूसरा है अपने बयां। बयां कौन होती है, आपने देखा होगा जो अपने पेड़ होते हैं उन पर एक ऐसा घोंसला बना के रहती है ना, उल्टा तरीके का एक तुम्बी नुमा एक घोंसला बनाती हैं ऐसे उल्टे तरीके से, उसको कहते हैं बयां। ये अपने खेतों में ही पाई जाती है और झुंड में रहती है और इसको इसकी कला के लिए जो इतनी कलाकारी से जो अपना घोंसला बनाती है इसको दर्जिन चिड़िया भी कहा
जाता है इसकी इस कला के लिए। तो ये अपने बयां के बारे में बता रखा है। तीसरा है अपने गोडावण। गोडावण क्या है, अपना राज्य पक्षी है। कब बना था, 1981 में बना था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और गोडावण कहाँ, ज़मीन पर अंडे देता है और कहाँ पर, सेवण घास में रहता है, सेवण घास उसकी प्रिय होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है गोडावण। तो ये 3 चिड़ियों के चोंच और पंजों के बारे में आपको वर्णन किया गया है, कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं और कैसी होती हैं, रंग रूप के बारे में। ओके, ये अपन अब क्वेश्चन आंसर से इनके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में सारा अपना क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे है अपना चॉकलेट खाऊं या दांत बचाओ। तो इसमें आपको जनरल बातें बताई गई हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत कब निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है 6ठे महीने से इनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये कब अपने जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने शुरू होते हैं, तो ये गिरने शुरू होते हैं 5 से 6 वर्ष में। और कब तक पूरी तरीके से जो दूध के दांत होते हैं वो खत्म होकर नए दांत आ जाते हैं, तो वो अपने 10 वर्ष तक आने शुरू हो जाते हैं। पूरी तरीके से जो अपने दूध के दांत होते हैं वो 10 वर्ष तक गिर जाते हैं। ओके, इसके बारे में बताया गया है कि अपने दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 टाइप के अपने दांत होते हैं, अपने को पता ही है कौन से होते हैं। एक तो रदनक होता है, एक कृंतक होता है, एक अग्रचवर्णक होता है और एक चवर्णक होता है। तो उनके बारे में बताया गया है। स्थायी दांत कितने होते हैं, तो स्थायी दांत होते हैं 32 और जो अपने दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20। इसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है स्टोरी के माध्यम से। ओके, फिर अपने को जीभ के बारे में बताया गया कि अपनी जीभ होती है वो कैसी होती है। तो जीभ में भी अपने 4 भाग बता रखे हैं और चारों भागों का उनका कार्य बता रखा है कि जो अपनी जीभ का जो 4 भाग होते हैं, अलग अलग अपनी जीभ पर स्वाद होता है, उसका पता करने के लिए जीभ का अलग अलग भाग कार्य करता है। जिसमें हमने बता रखा है कि अपना सबसे आगे का जो भाग होता है वो मीठे के लिए, जो अपने साइडों का भाग होता है वो खट्टे के लिए, जो अपना पीछे का भाग होता है वो कड़वेपन के लिए, बीच वाला भाग होता है वो खारेपन के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है। यह आपको जीभ के वर्गीकरण के बारे में बता रखा है इसमें। ये आपका चैप्टर था। अब अपन क्वेश्चन आंसर में इसको डिटेल से देख लेंगे। फिर अपना चैप्टर 14 फसलों का सफर। इसमें कुछ भी नहीं बता रखा है, बस एक लाइन पूरे चैप्टर से निकल के आती है। स्टोरी के माध्यम से आपको फसलों के बारे में बता रखा है, खेतों में कैसे उगाई जाती है, कैसे वो गोदामों तक लाई जाती है। तो इसमें आपके लिए बस एक ही लाइन निकल के आती है कि जो फसलों से जो अपनी फसल होती है उनसे अपने भूसे से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी मशीन काम में ली जाती है, तो वो अपने थ्रेसिंग मशीन काम में ली जाती है। बस ये एक लाइन निकल के आती है। ओके, पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। फिर है अपना हमारे गौरव। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। हमारे गौरव का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने क्लास 3rd में देख लिया था, सेकंड पार्ट है वो अपन इसमें देखेंगे और थर्ड पार्ट इसका क्लास 5th में आएगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी विभूतियाँ हैं उनको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको 3 विभूतियाँ दे रखी है, एक रानी दुर्गावती, एक वीर सावरकर और एक अपने चरक के बारे में बता रखा है। तो इसको अपन डिटेल से क्वेश्चन आंसर्स में आप देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आंसर मैंने सारे इसके पुटअप किए हुए हैं, उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपना चैप्टर 16। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बता रखा है। अपने राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है अपना पता है, तिरंगा है सबको। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो सक्संवत है अपना। राष्ट्रीय अपने जो पक्षी है वो कौन सा है, तो वो अपने को पता है मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो अपने टाइगर है। तो इसके बारे में सारा बता रखा है। अपना राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल अपना आम है। तो इसके बारे में सारे जनरल चीज़ें बता रखी हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना मेले में आपको कुछ 5-7 मेलों के बारे में बता रखा है। पूरा वर्णन में आपको क्वेश्चन आंसर अभी करवाऊंगी, उसमें आपको पूरा यहाँ पर डिटेल दूंगी। तो मेलों के बारे में बता रखा है कि कौन से प्रांत में कौन सा मेला कब मनाया जाता है। जैसे रामदेवरा मेला हो गया, अपने बेणेश्वर मेला हो गया, अपने कैला देवी का लखा मेला हो गया, खाटू श्याम जी का मेला हो गया। इन मेलों के बारे में कुछ यहाँ पर सामान्य जानकारी दी हुई है। ये कब लगते हैं, भरथरी का मेला वगैरह, तो इनके बारे में दी हुई है। ये अपन क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लेंगे। इतना ही दिया हुआ है जो क्वेश्चन आंसर में कवर अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने चैप्टर 18 घर की बात। एकदम जनरल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको बताया जाए। एकदम पोएम के माध्यम से बच्चों को एक पोएम बता रखी है घर की बातों के बारे में कि हर घर में भाई बहन कैसे रहते हैं, माता पिता कैसे रहते हैं, उनके घर में क्या क्या होता है। बहुत जनरल सी बातें हैं। फिर है चैप्टर 19 स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव। इसमें भी कुछ ज़्यादा डीप में नहीं दे रखा है, बस नॉर्मल सी जनरल सी बातें बता रखी है कि अपना स्वच्छ मिशन अभियान है वो चालू किया गया था कब, 2014 से चालू किया गया था। और आपको अपने आसपास में अपने घर में क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। कचरा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और इधर उधर व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट है अपना उगता सूरज पूर्व में। तो इसमें आपको पूर्व की दिशा के बारे में ज्ञान बता रखा है कि आप किस तरफ खड़े होगे तो आपको सूरज दिखेगा और वो कौन सी दिशा आपकी पूर्व में होगी, कौन सी आपकी पश्चिम कहलाएगी, कौन सी दिशा आपकी दक्षिण कहलाएगी, कौन सी आपकी उत्तर कहलाएगी। तो इसके बारे में आपको दिशाओं के ज्ञान के बारे में ही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा। नेक्स्ट है अपना चैप्टर 21 कपड़े की कहानी। इसमें आपको बता रखा है कि अपन जो कपड़े पहनते हैं विभिन्न
तरह के कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो सूती कपड़ा है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है, कब पहना जाता है, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो कैसा कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बारे में आपको बता रखा है, क्वेश्चन आंसर्स में अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट अपना चैप्टर है यात्रा। यात्रा के बारे में भी जनरल सी बात बता रखी है, आपको 2-3 किलों के बारे में बता रखा है। जो अपने मेहरानगढ़ है वो कहाँ पर है, जो अपना सोनार किला है वो कहाँ पर है, इनके बारे में आपको बता रखा है, थोड़ा जनरल सी बातें। अभी अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसमें अपने इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जब अपन डिस्कस करेंगे तो सारा चैप्टर का सार निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है। वो 11 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ये लास्ट के 11 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इनके अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि कौन से चैप्टर का क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब अपन डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले अपना आता है चैप्टर 12 चोंच और पंजे। उसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, सबसे पहला है अपना चोंच और पंजे में। पहला मैंने आपको बताया था कि जो हुदहुद पक्षी होता है वो कौन से रंग का होता है, तो कैसे रंग का होता है, वो बादामी रंग का होता है। क्वेश्चन सेकंड है कि किसके लिए जो हुदहुद है वो किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये अपने खेती के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये वहाँ के हानिकारक कीट पतंगों को खा लेता है। फिर नेक्स्ट है कि जो बयां होती है वो क्या है, तो बयां क्या है, एक चिड़िया ही तो है। फिर नेक्स्ट है बयां का घोंसला कैसा होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था बयां का घोंसला कैसा होता है, तुम्बीनुमा होता है, उल्टा लटका हुआ होता है ना, तुम्बीनुमा। फिर है गोडाउन पक्षी। गोडाउन पक्षी सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अपने सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। ओके, थार के मरुस्थल में, जैसलमेर में। फिर है गोडाउन किसके समान दिखाई देता है, तो गोडाउन अपने शतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। किसके समान, शतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोनचिड़ी किसे कहा जाता है, तो गोडाउन है, गोडाउन का ही अन्य नाम क्या है, सोनचिड़ी है। गोडाउन को सोनचिड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, तो गोडाउन है। कब से बना था, 1981 से घोषित किया जा चुका है। आगे देखिए, आगे है अपना चैप्टर 13 चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में दूध के दांत निकलने कब प्रारंभ होते हैं, तो ये अपने 3 साल की उम्र तक सारे दूध के दांत निकल जाते हैं, 6 महीने से प्रारंभ हो जाते हैं। ओके, फिर बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, तो ये होते हैं अपने 20। फिर है दूध के दांत कब तक गिर जाते हैं, सभी दूध के दांत कब तक गिर जाते हैं, तो ये 10 वर्ष की उम्र तक सारे गिर जाते हैं। फिर है हमारे मुख में सामने के चौड़े व चपटे दांत, जो अपने सामने के चौड़े व चपटे दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपने कृतनक। फिर है हमारे मुंह में कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। फिर है मुंह में भोजन को चीरने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है, तो अपने को पता है चीरने के लिए अपन कौन से दांत का यूज़ करते हैं, जो अपने रदनक दांत होते हैं, कैनाइन, ये साइडों वाले जो होते हैं इनको अपन कहते हैं रदनक या कैनाइन, इनका अपन प्रयोग करते हैं चीरने के लिए। और इनकी कितनी संख्या होती है अपने मुंह में, तो इनकी भी 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमारे चौड़े व चपटे दांत दाढ़ कहलाते हैं का अन्य नाम क्या है। जो अपने चौड़े और चपटे दांत होते हैं जिनको अपन दाढ़ कहते हैं, इनको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इनको अपन अग्रचवर्णक के नाम से भी जानते हैं। फिर इनकी संख्या कितनी होती है अग्रचवर्णक की, तो इनकी 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ओके, फिर पश्चवर्णक जो पीछे पीछे होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 12, 6 ऊपर होते हैं, 3-3 इधर और 3-3 नीचे, तो ये होते हैं 12। ओके, फिर हमारे मुख में अकल दाढ़ जिसको कहते हैं वो कितनी होती है, तो वो होती है अपने 4। ओके, अब है स्थायी दांत कितनी आयु में आ जाते हैं, तो 10 से 12 वर्ष की आयु में अपने स्थायी दांत आ जाते हैं और दूध के सारे दांत गिर जाते हैं। ओके, ये तो था अपना चैप्टर 13। अब आते हैं चैप्टर 14 फसलों का सफ़र। मैंने बताया इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक लाइन निकल के आती है कि फसलों से जो है वो चारे को अलग करने वाली मशीन कौन सी है, तो वो अपने थ्रेसर होती है। ओके, अब अपना नेक्स्ट अपने देखते हैं चैप्टर 15 हमारे गौरव। ये फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें है अपना कि चरक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चरक शब्द का अर्थ क्या होता है, चलने वाला। मैंने आपको बताया था 4 विभूतियों के बारे में इसमें बताया हुआ है, एक तो चरक के बारे में, एक रानी दुर्गावती के बारे में, एक वीर सावरकर के बारे में और एक अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो उनके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। पूरा चैप्टर आपका इन क्वेश्चनों से ही कवर होने वाला है। ओके, तो पहला मैंने आपसे पूछ लिया चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। तो चरक का कार्य क्षेत्र क्या था, तो चरक का कार्य क्षेत्र था चिकित्सा। फिर है चरक ने किस ग्रंथ की रचना की थी, चरक ने चरक संहिता की रचना करी थी। नेक्स्ट है अपना सुश्रुत का कार्य क्षेत्र कौन सा था, सुश्रुत का कार्य क्षेत्र था शल्य चिकित्सा। ओके, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी, ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है अपना रानी दुर्गावती जो है वो किस राज्य की महारानी बनी, तो ये अपने गढ़ा राज्य की महारानी बनी थी। फिर रानी दुर्गावती का विवाह किनसे हुआ था, तो ये दलपति शाह से उनका विवाह हुआ था। गढ़ा दुर्ग पर किसने हमला कर दिया था, तो जो आसफ खां है मुगल सरदार, उन्होंने क्या कर दिया था, गढ़ा दुर्ग पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वीर सावरकर ने कॉलेज
जीवन में किस संस्था की स्थापना की थी? तो जो वीर सावरकर उन्होंने कॉलेज जीवन में अपने अभिनव भारत संस्था की स्थापना करी थी। किसकी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वीर सावरकर ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो जो वीर सावरकर है उन्होंने मैसिनी, जो इटली का क्रांतिकारी था, उसकी जीवनी लिखी थी। ओके, नेक्स्ट अपना वीर सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखी थी? ये अपने वीर सावरकर ने लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम है। फिर नेक्स्ट है अपना कि वीर सावरकर को कितने आजीवन कारावास की सजा मिली? तो उनको 2 जन्म के आजीवन कारावास की सजा मिली थी वीर सावरकर को। नेक्स्ट है अपना कि वीर सावरकर ने अस्पृश्यों के लिए कौन सा मंदिर बनाया था? जो अस्पृश्य थे, छुआछूत से जिनको दूर रखते थे, उनके लिए कौन सा मंदिर बनाया था? तो उनके लिए बनाया था पतित पावन मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? इसको याद रखिएगा, कितनी थी? 562 थी। कितनी थी? 562। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में से बेगार प्रथा किसने बंद करवाई थी? तो ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंद करवाई थी। नेक्स्ट अपना सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट है कि किस रियासत को पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में शामिल किया गया? तो हैदराबाद जो रियासत है उसको पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, वरना वहाँ का नवाब जो है वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। नेक्स्ट है कि किस रियासत के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो जूनागढ़ की जो रियासत थी, वहाँ की जो जिन लोग थे, जनता थे, उन्होंने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था भारत में शामिल होने के लिए। फिर उत्पाद बढ़ाओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्पाद बढ़ाओ खर्च घटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, इसको याद रखिएगा। फिर अपने आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर 16, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें जनरल चीज़ें आपको सबको पता ही होंगी। पहला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने आरे हैं? कितने आरे हैं? वो जो तिलियां होती है ना अशोक चक्र के बीच में, वो कितनी है अपने राष्ट्रीय ध्वज में? तो वो है अपने 24। याद रखिएगा कितनी है? 24 है। फिर है हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो तिरंगा है, सबको पता है। फिर है कि हमारा जो तिरंगा है उसके मध्य में जो चक्र है वो क्या कहलाता है? तो वो अपने अशोक चक्र कहलाता है। फिर अपना हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? जनगण मन है। और हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वो है अपना वंदे मातरम। जो अपना राष्ट्रगीत है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो अपने बांग्ला में भी लिखा हुआ है और अपने संस्कृत में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपना कि हमारा राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? तो हमारा राष्ट्र चिन्ह है अशोक स्तंभ। फिर है अपना कि हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। फिर है अपना हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है अपना शक संवत। ओके, ये थे अपना हमारा चैप्टर 16 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। अब है चैप्टर 17 मेलों के बारे में। मेले फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बताए गए हैं गौर कीजिएगा, क्योंकि अपने यहाँ पर हमारी सभ्यता और संस्कृति जो अपना एक चैप्टर दिया गया है रीट लेवल फर्स्ट में, उससे जुड़ा हुआ ये अपना टॉपिक है। तो इस पर गौर कीजिएगा, कौन कौन से मेले बताए हुए हैं उनको ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है दक्षिण राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो दक्षिण राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है अपना बेणेश्वर मेला। ओके, कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। फिर है फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये अपना शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। नेक्स्ट है अपना रामदेवरा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये अपने को पता है, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नागपंचमी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये अपने जोधपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीज मेला कहाँ का चर्चित है? तो तीज मेला सबको पता है, तीज मेला हो या तीज का त्यौहार हो, कहाँ का चर्चित है? अपने जयपुर का चर्चित है। फिर नेक्स्ट है अपना दशहरा मेला कहाँ का चर्चित है? तो ये अपने कोटा का चर्चित है। फिर है पांडुपोल मेला और भरथरी मेला कहाँ पर है? कहाँ पर भरते हैं? तो ये भरते हैं अपने अलवर के अंदर। फिर है लक्खी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो करौली में अपने लक्खी मेला है, वो आयोजित होता है। भरथरी का लक्खी मेला कब आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रही हूँ, भरथरी का लक्खी मेला कब आयोजित होता है? तो ये भाद्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। ओके, नेक्स्ट अपना रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं कौन? अपने रामदेव जी। फिर है अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अपने अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अजमेर शरीफ या फिर गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में उर्स का आयोजन कब किया जाता है? ये अपने रज्जब माह में 1 से 9 रज्जब को किया जाता है अपने उर्स का आयोजन। ओके, फिर अपने आता है चैप्टर 18 घर की बात। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन बने। फिर अपना चैप्टर 19 स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। इसमें से सिर्फ एक लाइन बनती है आपके इसके लिए क्वेश्चन कि अपना स्वच्छ भारत मिशन है वो कब से आयोजित किया जा रहा है? तो वो अपने 2 अक्टूबर 2014 से आयोजित किया जा रहा है। बस इसको याद रख लीजिएगा, इस पूरे चैप्टर में यही एक लाइन निकल के आती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना उगता सूरज पूर्व में। इसमें भी कुछ नहीं है, बस दिशाओं के ज्ञान के बारे में पूछा हुआ है कि सूरज जिस दिशा से उगता है वो कौन सी दिशा होती है, जहाँ डूबता है वो कौन सी दिशा होती है,
आप अगर उसकी तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपकी दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होगी, बाईं तरफ कौन सी दिशा होगी। एकदम जस्ट जनरल सी बातें हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट है अपना कपड़े की कहानी चैप्टर 21। इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला है अपने कि हमें सूती कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, तो अपने को पता है कहाँ से प्राप्त होता है, कपास का जो पेड़ होता है वहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ऊनी कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये अपने जो जानवर होते हैं, भेड़ वगैरह होती हैं, उनसे प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में अपन कौन से कपड़े पहनते हैं, तो अपन सूती कपड़े पहनते हैं। शरद ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। रेशम का जो कीट होता है वो किस पेड़ पर पाला जाता है, तो रेशम का कीट शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम किससे तैयार किया जाता है, तो ये रेशम कीट के लार्वा से तैयार किया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे अपने चैप्टर 21 से। अब लास्ट चैप्टर है अपना 22 यात्रा। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी गौर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जयपुर की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, अपने सवाई जो राजा जयसिंह थे उन्होंने करी थी अपने जयपुर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर का निर्माण जो है वो किस वास्तुविद के निर्देशन में हुआ था, तो ये हुआ था अपने विद्याधर के निर्देशन में। फिर है अपना अगला क्वेश्चन, जयपुर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। फिर है सोनार किला कहाँ पर स्थित है, अपने को पता है सोनार किला कहाँ पर है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट है जैसलमेर में फरवरी माह में किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, तो वो है अपने जोधपुर में। जोधपुर का अन्य नाम क्या है, तो जोधपुर का अन्य नाम अपने को पता है सन सिटी भी कहते हैं और इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। ओके, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी या सन सिटी। नेक्स्ट अपना झीलों की नगरी किसको कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं अपने उदयपुर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने क्लास 4 की पूरे चैप्टर खत्म होते हैं। अपन ने क्लास 3 और क्लास 4 दोनों को ही अपन ने कवर यहाँ पर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, खुश होइए, मुस्कुराइए कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पक्के हो गए हैं। अगर आपने ध्यान से पूरे वीडियो को सुना है, देखा है, तो आपके यहाँ पर 2 क्लासेज आज कंप्लीट हो गई हैं। लाइन टू लाइन एक एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीटली आपको करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने का है। अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपकी इस पर अच्छी पकड़ बन जाएगी, दोनों क्लास आपकी कवर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, क्लास 5th भी मैं आपको करवाती, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो में आपको क्लास 5th नहीं करवाऊंगी। क्लास 5th आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ बताया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।